Hello guys, welcome to the retail management lecture. Today we are going to study impact of globalization on Indian economy. ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है इंडियन इकोनॉमी में और स्पेशली हमारे जो रिटेल इंडस्ट्री है उसमें कैसे पड़ा. So globalization, what is globalization? Basically the worldwide movement towards economic, financial, trade and communication integrations. राइट. ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि हमारा जो इकोनॉमी है, हमारा जो फाइनेंस है, ट्रेड है या कम्युनिकेशन है, ये सब इंटीग्रेट हुआ है and we came and we made a step together to start a international trade. The integration of national economies into international economy through trade, foreign direct investments, capital flows, migration and the spread of technology. So ये जो इंटरनेशनल इंटीग्रेशन हुआ है नेशनल इकोनॉमी का, वो किसके थ्रू हुआ है? एक तो इंटरनेशनल इकोनॉमी के थ्रू हुआ है, ठीक है. और ये इंटरनेशनल इकोनॉमी ट्रेड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फ्लो, माइग्रेशन एंड स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी के वजह से ही हुआ है. सो इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमीज इनटू इंटरनेशनल इकोनॉमी, अलग अलग नेशन का इकोनॉमी इंटीग्रेट होके वो इंटरनेशनल इकोनॉमी में कन्वर्ट हुए. और वो कन्वर्ट किस वजह से हुए? ट्रेड के वजह से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से, कैपिटल फ्लो की वजह से और माइग्रेशन स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से. Globalization implies the opening of local and nationalistic perspectives to a broader outlook of an interconnected and interdependent world with free transfer of capital, goods and services across national frontiers. So globalization क्या imply करता है? ओपनिंग ऑफ लोकल एंड नेशनलिस्टिक पर्सपेक्टिव. हमारा जो लोकल है, हमारा जो नेशनलिस्टिक पर्सपेक्टिव है, उसको ओपन करता है, ठीक है. एंड इट गिव्स अ ब्रॉडर आउटलुक ऑफ एन इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड. इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड को एक ब्रॉडर आउटलुक देता है विथ फ्री ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस नेशनल फ्रंटियर, ठीक है. तो हमें एक ब्रॉडर कंसेप्ट पता है. एंड देन ग्लोबलाइजेशन जनरली मीन्स इंटीग्रेटिंग इकोनॉमी ऑफ आवर नेशन विद द वर्ल्ड इकोनॉमी. ग्लोबलाइजेशन सिंपली ये मतलब निकालता है कि हमें हमारे इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना है पूरे दुनिया के इकोनॉमी के साथ. अब पूरे दुनिया के इकोनॉमी के साथ मतलब जिन बिजनेस कंट्रीज के साथ हम काम करते हैं उनके इकोनॉमी के साथ. Impact of globalization in Indian sector. So let us study the sector-wise effect of globalization. Impact of globalization on agricultural sector is there, industrial sector, financial sector, employment sector, and beauty of our own globalization. Simply because of globalization, agricultural sector पे भी बहुत ज़्यादा impact हुआ है. Because if a country is unable to produce, ठीक है, तो हम कुछ प्रोडक्ट्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, हम जो कल्चरली फूड कंज्यूम करते थे, जो भी हमारा कल्चरल फूड आइटम्स थे, ट्रेडिशनल फूड आइटम्स थे, जो रूटीन हमारे फैमिलीज के फूड आइटम्स थे, जो हमारे पेरेंट्स तक उन्होंने रेगुलरली कंज्यूम किया. अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है उसका इम्पैक्ट? वो जो फूड आइटम्स है, अब मॉल्स एंड शॉपिंग मॉल्स या फिर बाहर जो बड़े बड़े आउटलेट्स है, फूड आउटलेट्स, वहाँ पे कुछ नया प्रोडक्ट हमें अवेलेबल हुआ. जैसे वी कैन सी an old lady walking on street with a burger on her head and a coke tin in her hand. So ये ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है कि आपने हमारे ईटिंग हैबिट्स को चेंज करवाया बिकॉज आपने हमें कुछ नया इंट्रोड्यूस किया, विच इज़ गुड एंड विच इज़ बैड ऑल्सो. सो हर एक पहलू के पॉजिटिव साइड भी है और नेगेटिव साइड भी है. सो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चरल सेक्टर, अगर एक एग्जाम्पल लेकर हम चले तो ये इम्पैक्ट है. अब ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर में कैसे पड़ा? कंपटीशन बहुत ज़्यादा हुआ. अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, स्पेशली टेक्निकल रिसोर्सेज जो है, मशीनरी रिसोर्सेज जो है, वो इजीली अवेलेबल होने लगे, ठीक है. एंड हमारा जो प्रोडक्शन है वो रैपिड ग्रोथ होने लगा बिकॉज कंपटीशन कट थ्रोट है और इसलिए हमें प्रोडक्शन जो है वो भी कट थ्रोट कंपटीशन को मैच करने के लिए बहुत ही स्पीडी तरीके से करना पड़ेगा. देन फाइनेंशियल सेक्टर में इसका इम्पैक्ट है बहुत सारे
इंडस्ट्रीज एक्सपांड करने के चक्कर में है, ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में है, वो डाइवर्सिफाई करना है उनको, तो वो बैंकिंग सेक्टर से या नॉन बैंकिंग सेक्टर से फाइनेंस उठाते हैं एंड देन दे डू द ट्रेड। देन इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, हमें हर जगह पे कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट रिमूव किया जाता है तो एम्प्लॉयमेंट ऐड भी होता है। अगर किसी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है तो किसी और सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट मिलता है। पहले एक टाइम था एग्रीकल्चर के ऊपर हम बहुत ज्यादा डिपेंड थे with respect to the employment, with respect to the food grains, with respect to the cultivation। ठीक है, हम इंडियंस बहुत ही उन पे निर्भर थे, लेकिन धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन आने लगी, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होने लगे। अब जो एम्प्लॉय फार्मिंग में या फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में एम्प्लॉयड थे, नाउ दे आर अनएम्प्लॉयड बिकॉज उनको वही एक्टिविटी आता था, क्लाइमेटिक कंडीशन इज नॉट सुटेबल और फेवरेबल, तो हम क्या कल्टीवेशन करें। सो उनको वहां से जॉब निकल गया, लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारे जगह पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई। देन ब्यूटी ऑफ आवर ओन ग्लोबलाइजेशन इज लाइक कि हर एक सेक्टर में हमें क्या क्या ग्लोबलाइजेशन मिला है उसका वो ब्यूटी है। सो इन डिटेल में देखते हैं कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्या क्या हमें इम्पैक्ट मिला है। तो रेजिंग लिविंग स्टैंडर्ड्स, हमें एग्रीकल्चरल सेक्टर में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा। ठीक है, पॉजिटिव साइड है। कैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा? बिकॉज हम लोग जो कल्टीवेशन मैन पावर से करते थे अब मशीन पावर से करते हैं, और जब मशीन से हम काम करते हैं तो हमारी अर्निंग्स बहुत ज़्यादा होती है। किसी साल अगर हमारी अर्निंग्स नहीं भी हुई तो एक किसी और फेवरेबल ईयर में हम अर्निंग कर लेते हैं तो वो इक्विवेलेंट हो जाता है हमारी अर्निंग्स को। एलिवेटिंग पावर्टी, पावर्टी को एलिवेट करने के लिए हमें ग्लोबलाइजेशन हेल्प करता है, नए नए एमिनिटीज हमें प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चरल सेक्टर्स की सूटेबिलिटी के हिसाब से। एश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चरल ग्लोबलाइजेशन फूड सिक्योरिटी हमें हमेशा ही रहेगी। बिकॉज आपके कंट्री में कोई कंडीशन फेवरेबल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी और कंट्री में वो फेवरेबल कंडीशन नहीं। सो किसी और कंट्री ने प्रोड्यूस करना चालू किया और उन्होंने जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है वो एक्सपोर्ट करना शुरू किया। सो फूड सिक्योरिटी इज ऑलवेज देयर फ्रॉम वन और द अदर पॉइंट। देन जनरेटिंग buoyant मार्केट फॉर एक्सपांशन ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। ठीक है, एंड मार्केट मेकिंग सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ। हमें इस एग्रीकल्चरल सेक्टर को और एक्सपांड करना है, इस सर्विस सेक्टर को और एक्सपांड करना है, उसे एक बर्ड मार्केट बनाना है और सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन देना है हमें टुवर्ड्स द नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ। ये है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। And over and above, the Indian farmers cannot export their product to these countries because of inferior technology, stringent quality parameters imposed by foreign consumers. Large-scale suicide by Indian farmers in Karnataka, Punjab, Haryana under the burden of heavy loans is directly attributed to this. तो पॉजिटिव साइड देख लिया, अब नेगेटिव साइड ये है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं होता है कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में, इसलिए हम वो फॉरेन मार्केट में एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, एंड हम एक प्रेडिक्शन लेकर चलते हैं कि यार नेक्स्ट ईयर वी विल डू फार्मिंग एंड डू कल्टीवेशन सो एंड सो मैनेजमेंट स्किल्स, लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, सोशल पॉलिटिकल कंडीशन की वजह से हमें अर्निंग्स नहीं होती। हमने लोन लिया होता है एज अ फार्मर फार्मिंग करने के लिए, बट पैसे नहीं है चुकाने के लिए। सो फॉर दैट रीजंस कुछ फार्मर्स बहुत दुखी होते हैं, हताश होते हैं, एंड दे डोंट हैव एनी अदर रिसोर्सेज। तो वो क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, दे एंड अप देयर लाइफ। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और इंडस्ट्रियल सेक्टर, अब हम जो ये सेक्टर वाइज देख रहे हैं, दिस सेक्टर्स आर नथिंग बट इसमें भी रिटेल कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। हमने रिटेल में अलग अलग क्लासिफिकेशन देखे थे, देन वो क्लासिफिकेशन को आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो कि फार्मिंग का जो रिटेल क्लासिफिकेशन है वो कैसे होगा और इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो क्लासिफिकेशन है वो कहाँ कहाँ पे होगा। So, effect of globalization on industrial sector. Globalization on Indian industry started when the government opened the country's markets.
to foreign investments in the early 1990s. Globalization of the Indian industry took place in its various sectors such as steel, pharmaceuticals, petroleum, chemical, textile, cement, retail, and BPO. So globalization on Indian industry started when the government opened the country's market. जब government ने countries के market को open किया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को शुरू किया 1990s में, ठीक है, नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस ईज आउट किए, तभी जाके हमें ग्लोबल मार्केट हमारी कंट्रीज में एंटर होना स्टार्ट किया। अब ये ग्लोबलाइजेशन जो है इंडस्ट्रियल इंडियन इंडस्ट्री में अलग अलग सेक्टर्स में बहुत हेल्प हुए, जैसे कि स्टील, फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोलियम, केमिकल, टेक्सटाइल्स, सीमेंट, रिटेल एंड पीपीओ। Due to the increasing number of investors from the global market, the economic viability of employment opportunities and also the ability to expand as an entrepreneur is growing. So, increasing number of investors है global market में, जिसकी वजह से economic viability बढ़ी, employment opportunities मिले और हमें as an entrepreneur expansion और business को grow करने का मौका मिला। This entrepreneurial culture is a great gift of globalization. ये जो entrepreneurial culture है वो बहुत ही बड़ा गिफ्ट है ग्लोबलाइजेशन के लिए, but it has reduced the diversification of an individual labor in a particular economy, thereby keeping him as just a tool of capitalism. So एक डाइवर्सिफिकेशन रिडक्शन है, इंडिविजुअल लेबर जो पर्टिकुलर इकोनॉमिक में है वो कैपिटलिज्म के थ्रू ही जाता है एंड देन वो कभी कहीं ना कहीं हमें एज अ ग्लोबलाइजेशन के लिए वो बैरियर दिखाई देते हैं। डोमेस्टिक इंडस्ट्री इज इन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। हमारा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो एक्सटिंक्ट होने के वर्ज में है, बिकॉज हम कपड़े लेते हैं मॉल, शॉपिंग मॉल्स में, बड़े बड़े शोरूम्स में लेते हैं, वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है किसी फॉरेन कंट्री में और वो फॉरेन कंट्री से प्रोड्यूस होके एक्सपोर्ट होके हमारे कंट्री में इंपोर्ट होता है। सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर यूजिंग and consuming and utilizing and spending our money towards the others economy। और हमारा जो लोकल मार्केट है, खादी मार्केट है, हमारे जो लोकल कंपनीज है, वहाँ पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। We may buy Van Heusen product, but we may not buy Raymond's product. Quality is same, but branding matters, right? So these are the impact of globalization on industrial sector. Then impact on financial sectors. Reforms of the financial sector constitute the most important component of India's program toward economic liberalization. So ये हमारे जो financial sector के reforms है वो constitute करते हैं बहुत ही important component of Indian programs towards economic liberalization। और ये जो recent economic liberalization है और उनके जो measures है उन्होंने open कर दिया है doors to foreign competitors, ठीक है, वो आए और हमारे डोमेस्टिक मार्केट में हमें फाइनेंशियली जो आपको रिक्वायर्ड है वो आप फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट करें और फाइनेंशियली जो भी हेल्प आउट लगेगा वो आप हमारे से लें। देन इनोवेशन हैज बिकम अ मस्ट फॉर सर्वाइवल। फाइनेंशियल सेक्टर में भी अलग अलग इनोवेशन इन्होंने शुरू किया और वो इनोवेशन के साथ साथ इन्होंने नए नए टेक्निक्स जो है उसका इस्तेमाल किया और स्टाइल ऑफ फाइनेंसिंग जो है एंटरप्राइज को अलग अलग तरीके से उन्हें चेंज करना पड़ा। Just a small spectator of financial market to a determiner of a great economy। एक मार्केट स्पेक्टेटर से लेके इकोनॉमी का डिटरमाइनर बन गया है ये फाइनेंशियल सेक्टर। As a consequence, many innovations have taken place in the global financial sector, which have its own impact on the domestic sector also। So, बहुत सारे consequence है और बहुत innovations के बाद ये जो global financial sectors है वो अपने impact पे आया है और डोमेस्टिक सेक्टर को उसने बहुत ज़्यादा impact किया है। जनरल कंसीव्ड एडवांटेजेस, ग्लोबलाइजेशन का एडवांटेजेस कैसे हुआ हमें? There is an international market for companies and for consumers there is a wider range of product to choose from। इंडस्ट्रीज के लिए इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन है, ठीक है, और कंज्यूमर्स के लिए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। Increase in flow of investment from developed countries to developing countries which can be used for economic reconstruction। जो flow हुआ है investment का from developed countries जो already बहुत लेवल अच्छे लेवल तक पहुंच गए, उन्होंने अब डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ रुख देखा और वहां पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी।
Greater and faster flow of information between countries and greater cultural interaction has helped to overcome cultural barriers. So greater और faster flow of information हुआ है between countries और greater cultural interaction हुआ है international level पे अलग अलग culturals का और cultural barriers को हमने overcome कर दिया है. Then technology development हुआ है, it resulted in reverse brain drain in developing countries. तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या एडवांसमेंट के कारण हमने रिवर्स ब्रेन ड्रेन डेवलपिंग कंट्रीज को दिया है. Then disadvantage भी है, there are outsourcing of jobs to developing countries has resulted in loss of jobs in developed countries. ठीक है, अगर डेवलप्ड कंट्रीज के तरफ से आउटसोर्स हो रहा है जॉब तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज घट रही है, कम हो रही है. देयर इज अ ग्रेट थ्रेट ऑफ स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज. ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज भी बहुत बढ़ते जा रहा है बिकॉज ऑफ ईटिंग हैबिट्स आर कल्चरल्स एंड बहुत सारी चीज़ें जो है हम लोग कंज्यूम करते हैं इस वजह से. देन देयर इज एन अंडरलाइंग थ्रेट ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन विथ इमेंस पावर रूलिंग द ग्लोब. तो अंडरलाइंग मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है और बहुत ही इमेंस पावर है इस ग्लोबल में. Then for smaller developing nations at the receiving end, it could indirectly lead to a subtle form of colonization. Small developing nations है वो receiving end में है और वो छोटे छोटे colonies में convert होने के chances है. Now beauty of our globalization. Our globalization मतलब Indian economy का globalization. So thinking of overall economy as a whole, globalization in a wider perspective, it is inevitable. तो हमारा जो overall economy है globalization में वो wide perspective लेता है और inevitable point of view लेकर चलता है. In such an interesting scenario, it becomes our responsibility to design the globalization to our own culture and social setting. So, interesting scenario क्या है कि हम हमारा जो responsibility है हम कि globalization की तरफ बढ़े, लेकिन वो responsibility हमें थोड़े से अलग तरीके से लेना है और हमारे क्या क्या responsibilities हो सकते हैं. एक तो international scenario को समझना, ठीक है, और डिजाइन करना globalization according to our own culture and social settings. Globalization should be one that will essentially welcome all civilizations or civilization values earned so far. So globalization एक ऐसा होना चाहिए कि जो essential है और welcome करता है civilization values को. So what is our globalization? Globalization which we love, which we would love to adopt to the whole world. And if I'm provided an opportunity, is an international globalization. तो एक प्यार है और हमें उस प्यार को अडॉप्ट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलना इज एन इंटरनल ग्लोबलाइजेशन. सो बेसिकली इट्स एन अपॉर्चुनिटी. A globalization which accepts all culture, accepts all dynamics, essentially loves people from all parts of the world. Now here the meaning of love is concern. Okay? If you are not concerned about the people of that particular region, then you are not taking care of your business and you are not thinking of growing your business at that particular place. अगर इंडिया में कोई ट्रेड कर रहा है एंड देन दे थिंक कि इंडिया में सब गरीब लोग हैं. सो नाउ टेक अ पॉइंट कि इफ इंडिया में सब गरीब लोग हैं तो आपके जो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है वो कौन परचेस करता है इंडिया में, right? So they tend to think from this perspective as well. Then it may appear to be a dreamy world which is not possible in the present scenario, but it is possible. So globalization makes things possible. Globalization should be conceived not just as an economic policy, but it is a living system. A move towards a compassionate globalization, which makes the people global citizens, is the only solution to the problem that we see today. So as a result of such legitimate globalization, so globalization में हमें सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं देखनी है, हमें उसका सिर्फ लिविंग सिस्टम नहीं देखना है, तो हमें आगे बढ़ना है, कंपैशनेट ग्लोबलाइजेशन देखना है जो ग्लोबल सिटीजन्स को बनाता है और हमारे जो प्रॉब्लम्स है उनके सारे सॉल्यूशंस हमें ग्लोबली प्रोवाइड मिलता है और एक इलेजिटिमेट ग्लोबलाइजेशन का रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है. So the ideas of Gary Davis, Mahatma Gandhi, Dr. Radhakrishna should be studied so that a perfect knowledge of what globalization actually is can be understood. So
इन बड़े-बड़े नेताओं ने ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात किया और ग्लोबलाइजेशन क्या है उन्होंने बताया, और उनके बारे में, उनके थॉट्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे रिलेटेड टू द ग्लोबलाइजेशन कांसेप्ट, तो हमें एग्जैक्टली और समझ में आएगा कि ये ग्लोबलाइजेशन क्या है. So overall conclusion, India gained highly from LPG model as its GDP increased to 9.7% 2007-2008 in respect of market capitalization. India ranks fourth in the world, but even after globalization, condition of agriculture has not improved. The shares of agriculture in the GDP is only 17%. The number of landless families has increased and farmers are still committing suicide. But seeing the positive effect of globalization, it can be said that very soon India will overcome these hurdles too and march strongly in its path of development. इंडिया ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे जीडीपी को इंक्रीज किया. 2007 में इट वाज 9.5%. मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ, फोर्थ रैंक पे हम पूरे वर्ल्ड में आए थे. बट इतने होने के बावजूद भी हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो अभी भी इम्प्रूव नहीं है. एग्रीकल्चर का जीडीपी सिर्फ 17% है. बहुत सारे लैंडलेस फैमिलीज है जिनका फार्मिंग कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं हो रहा है, एंड फार्मर्स अभी भी सुसाइड कर रहे हैं बिकॉज लैंडलेस है और क्लाइमेटिक कंडीशन एडवर्स है, एंड गवर्नमेंट बहुत सारे पॉलिसीज तो लेकर आ रहे हैं बट उसका बेनिफिट उन्हें नहीं मिल रहा है. बट ग्लोबलाइजेशन का जब पॉजिटिव इफेक्ट हम देखते हैं तो इट कैन बी सेड दैट वेरी सून इंडिया विल ओवरकम दीज हर्डल्स. इंडिया जल्द ही इस हर्डल को ओवरकम करेगा और आगे बढ़ेगा. द लेसन ऑफ recent experience is that country must carefully choose a combination of policies that best enable it to take the opportunities while avoiding the pitfalls. For over a century, the United States have been the largest economy in the world, but major developments have taken place in the world economy since then, leading to the shift of focus from the US and the rich countries of Europe to the two Asian giants, India and China. तो रिसेंट एक्सपीरियंस जो है हमारा कि कंट्रीज को बहुत केयरफुली काम करना पड़ेगा. कॉम्बिनेशन पॉलिसीज जो है वो अच्छे तरीके से लेने पड़ेंगे, यूज करने पड़ेंगे, ठीक है, और पिटफॉल्स को अवॉइड करना पड़ेगा. ओवर अ सेंचुरी, बहुत सेंचुरीज तक यूनाइटेड नेशंस और यूरोप जो है ये दो बड़े रिच कंट्रीज थे, और लोगों का ध्यान वही रहता था कि उनका जो इकोनॉमी है कैसा बढ़ रहा है. लेकिन उसके बाद कुछ एशिया में दो ऐसे बड़े जाइंट्स आए जो अपना इकोनॉमी को रैपिडली ग्रो कर रहे थे. वो है इंडिया और चाइना. और ये क्यों सक्सेसफुल हुआ और क्यों इनको इतना ग्लोबलाइजेशन, इनका जो इकोनॉमी है बढ़ता गया, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन की वजह से. अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो शायद इनका भी इकोनॉमी सेम ही रहता. Economic experts and various studies conducted across the globe envisage India and China to rule the world in the 21st century. India, which is now the fourth. Thank you, Naintara. Globe envisages India and China to rule the world in the 21st century. India, which is now the fourth largest economy in terms of purchasing power parity, many overtake Japan and become the third major economic power within 10 years. To conclude, we can say that the modernization that we see around us in our daily life is a contribution of globalization. So, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स और अलग अलग स्टडीज कंडक्ट करने के बाद ये पता चलता है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो इंडिया और चाइना का 21st सेंचुरी के दो बड़े बड़े जाइंट्स हैं. ठीक है, इंडिया जो अभी का फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी है, वो जापान को ओवरटेक कर सकता है और थर्ड मेजर इकोनॉमिक पावर बन सकता है आने वाले 10 सालों में. To conclude, we can say that the modernization that we see around us in our daily life is a contribution of globalization. तो हाँ, अगर कंक्लूड करें ग्लोबलाइजेशन को तो सिंपली ये कह सकते हैं कि जो भी मॉडर्न एमिनिटीज या मॉडर्नाइजेशन आप देख रहे हैं, इट इज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. So globalization has both positive as well as negative impact on various sectors of Indian economy. Globalization has taken us a long way from 1991, which has resulted in advancement in our country. So it has a positive as well as negative impact with respect to the sectors of Indian economy. And we had a long path from 1991 to the current economic scenario, and we have advanced through globalization.